मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को मंगल ग्रह पर देखते हैं। दरअसल पृथ्वी पर पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी और सिर्फ कुछ ही लोग सरवाइव कर पाए थे। जो सरवाइव कर पाए वे सभी मंगल ग्रह पर जाकर रहने लगे थे। इस फैमिली में तीन मेंबर थे, रेजा, रेजा की पत्नी एल्सा और उन दोनों की बेटी रिमी। रिमी अपने डैड को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसके डैड हर दिन बाहर जाकर उस जगह का मुआयना किया करते थे ताकि वो दूसरे इंसानों से कांटेक्ट कर सके। लेकिन तभी रिमी की मॉम वहां आ जाती है और उसे वापस घर में बुलाती है। दिन रात को रिमी अपनी मॉम के साथ किचन में होती है, तभी उसके डैड घर आते हैं। रेजा और एल्सा काफी परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास खाने की कमी पड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बेटी का ध्यान अच्छे से रखा करते थे। वेल, अगली सुबह रिमी की नींद टूटती है और उसे किचन के मिरर पर एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वे सभी लोग यहाँ से चले जाए। तभी किचन में एल्सा आती है और ये सब देखकर रेजा को बुलाने लगती है। रेजा वहाँ गन लेकर आता है और बाहर चेक करने लगता है, लेकिन बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद पूरी फैमिली घर में ही बंद हो जाती है। रेजा खिड़की से बाहर नजर रखे हुए था, तभी उसके पास एल्सा आती है क्योंकि वो बहुत घबराई हुई थी। इसी बीच रिमी अपने पेट को पानी पिलाने बाहर चली जाती है। एल्सा उसे देख लेती है और उसे वापस घर में आने के लिए कहती है। रिमी वापस घर आ रही होती है, तभी उस पर दो स्ट्रेंजर्स हमला कर देते हैं। रेजा उनमें से एक आदमी को शूट कर देता है और दूसरे आदमी को एल्सा पकड़ लेती है और एक चाकू के जरिए उसे मार देती है। वो रिमी को लेकर वापस घर चली आती है, लेकिन एक आदमी अभी भी बचा हुआ था जो पहाड़ों से उन पर शूट कर रहा था। एल्सा किचन से रेजा को उस आदमी की पोजीशन बताती है और रेजा उस आदमी के पैरों पर शूट कर देता है। रेजा घर में आता है और कुछ बुलेट्स लेकर उस आदमी को मारने के लिए चला जाता है। वो दोनों से कहता है कि वो डोर लॉक करके घर के अंदर ही रहे। जिसके बाद एल्सा उन मरे हुए स्ट्रेंजर से उनके वेपन और जरूरत चीजें ले लेती है। एल्सा पूरे घर को बंद कर देती है ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। ऐसे ही रात हो जाती है और दोनों रूम में होते हैं। एल्सा रिमी को लेकर वॉशरूम जा रही होती है, तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है और वो भागकर एक रूम में जाकर छिप जाती है। तभी वहाँ की मेन लाइट भी चली जाती है और वो दोनों इसी तरह पूरी रात उसी रूम में गुजारते हैं। सुबह होने पर एल्सा रिमी को लेकर रूम के बाहर आती है। वो विंडो के जरिए बाहर चेक करने लगती है, तभी पीछे से एक आदमी आकर उन पर बंदूक तान देता है। वो अपना नाम जेरी बताता है और कहता है कि यह जगह तुम्हारी नहीं है, यह मेरे पेरेंट्स की जगह थी। मुझे पता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया होगा। मैंने यहाँ आने के लिए काफी लंबा सफर तय किया है और मैं यहीं पर रहूंगा। वो यह भी कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ रह सकते हैं, वो उनकी रक्षा करेगा। लेकिन एल्सा वहाँ से भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छिप जाती है। वो जेरी के बाहर जाने का वेट कर रही होती है और जैसे ही जेरी बाहर जाता है, एल्सा घर के अंदर चले जाती है और एक नाइफ लेकर जेरी का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद जेरी घर आता है, लेकिन उसे एल्सा के बारे में पता था कि वो घर में छिपी हुई है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एल्सा उस नाइफ से उसके पैरों पर स्टैप कर देती है और जेरी उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे मारने से उसे क्या मिलेगा। वो एल्सा से एक डील करता है कि 30 दिनों तक वे सभी एक साथ रहेंगे और 30वें दिन पर वो एल्सा को गन देगा और अगर उस समय वो उसे मारना चाहे तो मार सकती है। जिस पर एल्सा मान जाती है और अपने पति को दफनाने की बात करती है। जिसके बाद एल्सा अपने पति को और जेरी अपने दोस्तों को दफनाता है। जिसके बाद दिन बीतने लगते हैं। एल्सा और रिमी अपने बगीचे में होते हैं, तभी रिमी जेरी को देखती है और उसे जेरी पर शक होता है, इसलिए वो रूम के ऊपर जाकर मिरर के जरिए रूम में जेरी को देखने लगती है, जहाँ जेरी अपने वेपन्स को छुपा रहा होता है ताकि एल्सा उसे न ढूंढ ले। रिमी जेरी के बैग को चेक करने लगती है, जिसमें उसे जेरी का मार्क्स मिलता है और उसे वहाँ एक स्केच भी मिलता है जो एक लड़की की थी और ये वही लड़की थी जिसको एल्सा ने मारा था। इस तरफ जेरी एल्सा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा उसे पसंद नहीं करती थी। जेरी अपने साथ एक मशीन लाया था जो रोबोट में भी बदल सकता था। रिमी को वो रोबोट बहुत पसंद आता है एंड उसने उस रोबोट का नाम स्टीव रखा था। उसी रात एल्सा जेरी को बताती है कि उन्होंने उसकी मॉम को नहीं मारा था। वे जब पृथ्वी से यहाँ आए थे तो उसकी मॉम पहले से ही मरी हुई थी, लेकिन उसके डैड जिंदा थे और उसके डैड ने ही उनकी हेल्प की थी यहाँ रहने के लिए। लेकिन जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तो अचानक ही उसके डैड ने उन पर गन तान दी और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वे पृथ्वी से आए हैं। उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उन्हें उसके डैड को मारना पड़ा। लेकिन जेरी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और इस तरफ एल्सा और जेरी दोनों करीब आ गए थे। लेकिन रिमी विंडो से ये सब देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपने मॉम को बिना बताए वहाँ से जाने लगती है। स्टीव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टीव को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो पहाड़ों से होते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। कोई अदृश्य दीवार उसे आगे जाने से रोक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग किसी इनविजिबल केज में फंसे हुए थे। तभी रिमी को वहाँ पर एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के अंदर जाती है, पर उस गुफा में काफी अंधेरा था। उसे सामने से एक रोशनी नजर आती है और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर जेरी आता है और उसे वापस लेकर चला जाता
जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने कमरे में पाती है। कमरे से बाहर आने पर उसे जेरी मिलता है। जेरी उससे कहता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय बड़े बड़े चट्टानों और पहाड़ों के अलावा, और इंसानों में अब सिर्फ वही बचे हुए हैं। लेकिन रिमी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। इस तरफ एल्सा को पता चल जाता है कि रिमी को उसके और जेरी के बारे में सब कुछ पता है। वो रिमी के पास आती है और उससे कहती है कि वो उसके डैड और उससे बहुत प्यार करती है और ये सब वो उसी के लिए कर रही है। वो इस बात को अभी नहीं समझ पाएगी, लेकिन एक दिन वो इस बात को ज़रूर समझेगी। जिसके बाद ऐसे ही एक रात रिमी जेरी को अपनी सारी पुरानी चीज़ें जलाते हुए देखती है। वेल अगली सुबह जेरी रूम में बैठकर गिटार बजा रहा होता है। तभी वहाँ एल्सा और रिमी आते हैं और वो एल्सा को गिटार बजाने के लिए कहता है, जिस पर एल्सा वही म्यूजिक बजाती है जिसे रिमी के डैड उसके लिए बजाया करते थे। वो म्यूजिक सुनकर रिमी रोने लगती है क्योंकि उसे अपने डैड की याद आ गई थी। वो भागकर दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ एल्सा उसके पास आती है, लेकिन रिमी ने गेट को लॉक कर दिया था। वो एल्सा से कहती है कि वो उससे नफरत करती है और वो यहाँ से चली जाए। ये सुनने के बाद एल्सा दुखी होकर वापस किचन में चली जाती है, जहाँ जेरी उसे गन देता है और उससे कहता है कि आज 30वां दिन है। रूम के बाहर आता है जहाँ उसे रिमी दिखाई देती है। तभी एल्सा पीछे से जेरी पर गन तान देती है। दरअसल एल्सा जेरी के करीब इसलिए आई थी ताकि वो रिमी और उसे नुकसान न पहुंचाए। वो जेरी को शूट करती है लेकिन गन में गोलियां नहीं थी। एल्सा साइड में पड़ी नाइफ को लेने जाती है ताकि वो जेरी को मार सके, लेकिन जेरी उसे पकड़ लेता है और मार देता है। जिसके बाद जेरी रूम के बाहर आता है, लेकिन रिमी उसे देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। पर वो रिमी को पकड़ लेता है और उसे शांत कराता है। देन वो रिमी के साथ एल्सा की बॉडी को दफना देता है। जिसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और अब रिमी बरी हो गई थी। उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी बदल गई थी और वो ज़्यादातर शांत रहा करती थी। जेरी रिमी के पास आता है और उसे गन चलाना सिखाता है। जेरी रेजा की तरह ही हर दिन बाहर जाया करता था और इधर पीछे से रिमी भी उस जगह को एक्सप्लोर किया करती थी। ओवरऑल उनकी लाइफ एक कंटिन्यू पैनल की तरह घूम रही थी। वेल एक रात जेरी रिमी को एक गिफ्ट देता है। रिमी उस गिफ्ट को चेक करती है जिसमें उसकी मॉम की स्केच थी। वो उस स्केच को देखकर रोने लगती है। तभी जेरी उसे चुप कराने उसके पास आता है और इसी बीच वो रिमी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन रिमी वहां से चली जाती है। वो अपने कमरे में बैठी होती है। तभी जेरी उसके गेट पर आता है और उसकी मॉम की स्केच वहीं गेट पर रख देता है। रिमी प्लान करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी बिकॉज जेरी अब उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जेरी के साथ रहना उसकी एक मजबूरी थी। जिसके बाद अगली रात वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी जेरी रिमी को खुद के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिस पर रिमी मना कर देती है। लेकिन जेरी कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार देगा। वो रिमी को इस बारे में सोचने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है, जिस पर रिमी फिर से उसे मना कर देती है। जिसके बाद रिमी कमरे के बाहर बैठी होती है जहां स्टीव उससे मिलने आता है। अपनी मॉम की मौत के बाद रिमी ने स्टीव से भी दोस्ती तोड़ दी थी। वो वापस अपने कमरे में जाती है जहां उसे जेरी मिलता है और जेरी को पता चल गया था कि रिमी यहाँ से भागने का प्लान बना रही है। वो रिमी पर बहुत गुस्सा होता है और उसके सामान को लेकर जलाने चला जाता है ताकि वो यहाँ से कभी भी बाहर ना जा पाए। रिमी उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी दौरान रिमी गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। रिमी को जब होश आता है तो वो खुद को अपने कमरे में पाती है। वो देखती है कि जेरी ने उसके हाथों को बांध रखा था। वो जेरी को उसके हाथ खोलने के लिए कहती है, लेकिन जेरी उसकी बात नहीं सुनता। वो रिमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और अपने वेपन के जरिए जेरी पर शूट कर देता है, जिससे जेरी बहुत घायल हो जाता है। वो स्टीव को गन से शूट करके उसे तोड़ देता है। जिसके बाद जेरी किचन में खुद का ट्रीटमेंट करने जाता है। इधर रिमी मौका देखकर खुद के हाथ खोल लेती है और गन लेकर जेरी के पास पहुंचती है। जेरी उससे कहता है कि वो उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएगी, जिस पर रिमी उसे शूट कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद रिमी उसकी बॉडी को दफना देती है। रिमी यहाँ पर और रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। वो स्टीव को ठीक करती है और उसे पहले जैसा बना देती है। जिसके बाद वो स्टीव को इस घर की जिम्मेदारी सौंप कर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने मॉम डैड के पास जाती है और उनसे आखिरी बार मिलती है। फिर वो उसी गुफा में जाती है जहाँ वो पिछली बार गई थी। वो उस गुफा के अंदर जाती है और इस बार ऑक्सीजन मास्क के जरिए वो उस गुफा को पार कर लेती है। दूसरी तरफ जाकर उसे पहाड़ और चट्टानें दिखाई देती है, पर इंसानों का वजूद वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद गुफा की गेट बंद होती है और मूवी यहीं पर एंड होती है।